दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट टाइम में। जैसा कि मैं हिंदी व्याकरण का पार्ट स्टार्ट किए हैं, उसमें हम भाषा के बारे में बताते हुए वर्ण विचार पे चर्चा चल रहा था। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, अयोगवा किसे कहते हैं और व्यंजन के बारे में पूर्ण रूप से हम बताए थे। जो शुद्ध व्यंजन होते हैं उसमें सपष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इतना हम बताए थे। उसके आगे वर्णों के भेद पढ़ेंगे। वर्णों के भेद कितने होते हैं इसके बारे में और उसके एक एक टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक दूसरा होता है व्यंजन। पहले स्वर को जिसे हम वावेल बोलते हैं और व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। यानी वर्णों के भेद दो तरह के होते हैं, एक वावेल्स होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। अब पहला हम लोग लेके चलेंगे स्वर यानी वावेल्स, उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। यानी स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण वो करें या हम लिखे, बोले या लिखे, दूसरे वर्णों का सहारा न लेके, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है लिखने में या बोलने में, उसे हम स्वर बोलते हैं। यानी स्वर खुद ही अपने वर्ण बोल के अनुसार ही होता है, इसे कोई दूसरा वर्ण सहयोग में नहीं होता है। जो ये अ से लेके अ तक होता है, ये जो अ है तो इसको अ ही पढ़ेंगे, अ है तो अ ही पढ़ेंगे। अ से लेके अ तक स्वर की संख्या 11 होती है। इन्हें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती है बोलने के लिए चाहे लिखने के लिए। अब ये इसमें स्वर के भेद पढ़ेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं और एक एक भेद को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे बोलने में बहुत कम समय लगे, जो स्वर है ह्रस्व स्वर, मतलब जो 11 होते हैं अ से लेके अ तक, उसी के हम पाठ पढ़ रहे हैं। स्वर के भेद ये तीन तरह के होते हैं। एक पहला ह्रस्व स्वर होता है, इनमें होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है बोलने में, उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अब ये कौन कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 तरह के ह्रस्व स्वर होते हैं। यानी इनको बोलेंगे तो मुंह से बहुत कम समय लगेगा बोलने में। जैसे अ है, छोटी ई है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, री है। यानी अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब आगे बढ़ेंगे दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे हम लोग ह्रस्व स्वर अ बोलते थे तो 2 गुना समय लगेगा, तो आ, अ मिल के, जैसे हम लोग संधि पढ़ते हैं तो अ मिल के ये आ हो जाता है। तो ये तो ह्रस्व स्वर हो गया, ये भी ह्रस्व स्वर हो गया, लेकिन दोनों जब मिला तो ये दीर्घ स्वर हो गया। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी 2 गुना बोले, तब ये हम दीर्घ स्वर पाते हैं। ह्रस्व स्वर के 2 गुने समय लगता है बोलने में दीर्घ स्वर को। यानी अ है तो उसको 2 बार हम लिखे तो आ हो जाता है, तो ये दीर्घ स्वर हो गया। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, औ हो गया,
ओ हो गया, औ हो गया, यानी इनकी संख्या 7 हो गई। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ये 7 तरह के दीर्घ स्वर होते हैं और 4 तरह के ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर बहुत कम समय लगता है बोलने में, और दीर्घ स्वर को जब बोलेंगे तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगेगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दिए, जैसे अ है, डबल अ है तो आ हो गया, यानी 2 ह्रस्व स्वर हैं तो 2 ह्रस्व स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर हुए। अब आगे के पार्ट में जैसा कि हम लोग पहले ह्रस्व और दीर्घ पढ़े और उसके बाद तीसरे नंबर पे लुप्त स्वर होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे लुप्त स्वर होते हैं, जैसे ऊम है। यानी जो स्वर के भेद होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर, यानी जब भी ह्रस्व स्वर को बोलेंगे तो वो मुंह से कम समय लगेगा बोलने में। यदि वही समय 2 गुना लगे तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, जो हम लोग पीछे पढ़े। अब लुप्त स्वर यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे लुप्त स्वर बोलते हैं, जैसे उम हो गए। अब स्वरों की मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के मात्रा, जब कोई स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है, जब कोई स्वर व्यंजन से जुड़ता है चाहे मिलता है, तो स्वर को न लिखकर उसकी मात्रा लिखी जाती है। यानी कोई भी स्वर है और व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तो वो स्वर को न लिखकर, स्वर नहीं लिखा जाता है। जैसे हम बताए थे कि ये पूर्ण रूप से क क्या है, व्यंजन है, क्योंकि इसमें हलंत लगा है। यदि इसमें हम अ कर दें तो ये व्यंजन हो जाता है और ये पूर्ण रूप से क बोलेंगे कि क है। लेकिन इसके नीचे हलंत है और इसमें अ जुटा है तो ये क हो गया, इसके नीचे हलंत नहीं होगा। यानी इस जो ये वर्ण है या अक्षर है इसमें स्वर है। तो यही कह रहा है कि स्वरों की मात्राएं कहाँ यूज होता है, जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलता है तो स्वर को न लिखकर उसकी मात्रा को लिखते हैं। तो ये स्वर है तो स्वर को यहाँ कहाँ लिखा गया, यहाँ व्यंजन के साथ स्वर है लेकिन स्वर को यहाँ नहीं लिखा गया। फिर से एक बार सुनिए, ये क है तो क के नीचे अगर हलंत है तो ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। लेकिन यदि स्वर को इसके साथ जोड़ दिया जाता है तो इस व्यंजन में स्वर मिल गया होता है और इसके नीचे हलंत नहीं होता है। तो वही स्वरों की मात्राएं होती है, जो व्यंजन के साथ स्वर मिलता है और उसकी मात्राएं नहीं लिखी जाती है और कुछ में लिखी भी जाती है, जैसे बड़ी ई है, छोटी ई है। अब उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे, उदाहरण की बात करें तो स्वर तो हमारा 11 हो गया, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये स्वर, इसकी संख्या 11 होती है और इसी की मात्राएं जो स्वर के द्वारा व्यंजन पे लगता है वही इसकी मात्रा बोला जाता है, स्वर की मात्रा बोला जाता है। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये मात्राएं होगा किसका, स्वर का। लेकिन अ की मात्रा नहीं होती है, स्वर के अ की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि खुद ही यह जुड़ा होता है। अ की मात्रा नहीं होती है, यह खुद ही लुप्त होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे, जैसे लुप्त होता है तो ये नहीं दिखता है, तो आ तो दिखना चाहिए। तो इसी तरह यदि क है और ये पूर्ण रूप से व्यंजन है
तो इसमें यदि हम कोई स्वर लगाएं आ तो ये का हो जाएगा और ये पूर्ण रूप से वो वर्ण हो जाएंगे, वो व्यंजन हो जाएंगे जिसमें स्वर मिला होता है। तो स्वर की मात्राएं वही होती है जो व्यंजन का सहयोग करता है। तो यहाँ पे ये सहयोग नहीं किया क जब हलंत था, सहयोग किया कब? जब स्वर इसके स्वर व्यंजन में मिला और अपना स्थान दिखाया और इसके नीचे हलंत नहीं है, इसलिए यह व्यंजन स्वर के साथ है। तो हम वही कह रहे थे कि अ की जो स्वर है ये मात्रा है और स्वर की संख्या 11 होती है, यहाँ से अ से लेके आ तक, औ तक, और इसकी मात्रा होती है। लेकिन स्वर है जो अ की मात्रा नहीं होती है। अब इसका प्रयोग देख ले रहे हैं। यदि अ है तो इसको क बोलेंगे, इसमें ये छुपा रहता है अ, क। उसी तरह अब आ की मात्रा क में जुड़ेगा तो का हो जाएगा, छोटी की मात्रा जुड़ेगा तो की हो जाएगा, बड़ी की मात्रा जुड़ेगा तो की हो जाएगा, छोटाऊ जुटेगा तो कु हो जाएगा, बड़ाऊ तो कु। क्री, की, कै, को, कौ। इसका प्रयोग हुआ किसका? स्वर के मात्रा का प्रयोग क वर्ग में हम लोग किए। इसी तरह स्वर की मात्रा का हम प्रयोग ख वर्ग में करेंगे तो ये ख, खा, खी, खी, फिर खू, फिर खू, फिर खी, फिर खे, खे, खो, खौ। यानी हम स्वर के जो स्वर है इसकी मात्रा हम क वर्ग पे किए और ख वर्ग पे किए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए करते जाएंगे जिससे हमें ककारा का प्रयोग मिल जाएगा। यानी स्वरों की मात्रा हम क वर्ग, च वर्ग और आगे करते जाते हैं और इसी से स्टार्ट होता है। अब इसके आगे हम अयोगवाह के बारे में डिस्कस करेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह दो बताए थे, अंग, अंग और अ को। अयोगवाह दो तरह के होते हैं, अंग और अ। जैसे हम लोग स्वर पढ़े थे 11 होता है और उसमें दो अंग अ जो होता है अयोगवाह होता है, क्योंकि ये न तो स्वर माने जाते हैं और न ही व्यंजन, इसलिए इसे हम लोग अयोगवाह में लेते हैं। अयोगवाह का प्रयोग हम लोग निम्न रूपों में करते हैं, जैसे अनुनासिक के रूप में अयोगवाह का प्रयोग करते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक जिसका सिंबल ऐसा होता है किसी भी शब्द के ऊपर, और इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसको लिखने के लिए पूर्व वर्ण के ऊपर चंद्रमा का, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं अनुनासिक को। जैसे चांद लिखना है तो उसके ऊपर अनुनासिक का ये साइन लिखते हैं जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। मुंह लिखना है तो मुंह के ऊपर भी है, ऊंचा लिखना है तो ऊंचा के ऊपर भी है, चंद्र बिंदु है। सेम इसी तरह अनुस्वार होता है। जैसे हम लोग अनुनासिक पढ़े तो अनुनासिक में ऐसे होता है और अनुस्वार में ऐसे होता है। इसका प्रयोग अपने से पूर्व, इसका प्रयोग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु ऐसे सिंबल से के रूप में हम करते हैं। जैसे कंठ लिखना है तो कंठ के ऊपर हम अब अनुस्वार लिखा लगा देंगे। कंचन लिखना है, जंगल लिखना है आदि इसी प्रकार के और भी शब्द होते हैं। यानी अयोगवाह को हम निम्न रूपों में लिख सकते हैं, जैसे अनुनासिक में बताया ये हो गया, अनुस्वार में बताया ये हो गया। ये शब्दों के ऊपर लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे विसर्ग आता है अयोगवाह के रूप में। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद हम लोग करते हैं विसर्ग का, और इसका उच्चारण ह,
ह के समान होता है, जैसे अतः लास्ट में ह आ रहा है, दुख दुख इसमें भी अ आ रहा है, नमः इसमें भी अ आ रहा है, यानी ह इसके लास्ट में होगा। इसका प्रयोग जब भी होगा व्यंजन के बाद ही होगा, और ये इसका लास्ट जो स्वर होगा, आवाज़ होगी, वो ह के रूप में निकलेगी। तो हम लोग अनुअयुग्वाह दो तरह के पढ़े, जो अंग अ होता है और उसे निम्न रूपों में हम लोग देखे, अनुनासिक, उसके बाद से अनुस्वार, और तीसरे रूप में विसर्ग के रूप में देखे। यानी 3 रूपों में अयुग्वाहों को हम लोग पढ़े, और उसकी संख्या 2 होती है, अंग और अ। अब इसके आगे हम लोग व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, जो हम लोग वर्णों के भेद पढ़ रहे थे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्वर के बारे में यानी वावेल्स के बारे में डिटेल से पढ़े और व्यंजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में व्यंजन के साथ मिलेंगे।